वो अमावस की काली स्याह रात थी। गैरांग फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था। उसके गांव हल्दिया से 4 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की एक फैक्ट्री में वो चौकीदारी का काम करता था। अक्सर वो 10 बजे काम से घर लौट आता, लेकिन आज दूसरे चौकीदार को लेट हो जाने से उसे घर लौटने में रात के 12 बज गए थे। वो सुनसान सड़क के बीचों बीच धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से वो चलते चलते रुक गया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे अचानक से क्यों रुक गया। उसने ध्यान दिया कि वो गांव के शमशान घाट के बिल्कुल सामने खड़ा था। रोज उसका यहीं से गुजरना होता था और ये पहली बार नहीं था जब उसे घर लौटने में इतनी रात हो गई हो। उसके बाद की ड्यूटी करने वाला चौकीदार बहुत ही निकम्मे किस्म का था। बहुत बार ड्यूटी देर से आता था। कई बार गैरांग इसी रास्ते से रात के 12 बजे के बाद भी घर लौटा था, लेकिन इससे पहले कभी भी उसे ये शमशान इतना डरावना नहीं लगा जितना आज लग रहा था। उसकी नज़रें शमशान के दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने को आमादा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने सब बातों को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन 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 है? गैरांग ने डरते डरते अपने कदम बढ़ाए। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वो अच्छे से जानता था। शिल्पा बेटी, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की गैरांग के गांव के सरपंच किशोर सिंह की बेटी थी, जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। गैरांग को ये बात खटक रहे थे कि वो इतनी रात गए अकेले गांव से बाहर क्या कर रहे थे। किसी से मिलने आई थी? जब शिल्पा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया तो गैरांग ने अपने मन में उपजे शक के हिसाब से सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिल्पा गुमसुम सी उसके सामने खड़ी थी। गैरांग को अपना शक सही लग रहा था, लेकिन अभी वो शिल्पा से सवाल जवाब कर उसे डराना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो इस बारे में सीधे सरपंच से बात करेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गैरांग के कहने पर शिल्पा उसके साथ चल पड़ी। वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सरपंच साहब के घर के सामने पहुंच गए। गैरांग ये देखकर हैरान था कि सरपंच जी का घर भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रहे थे, जिसने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। इस बारे में पता करने के लिए वो शिल्पा से सवाल करने के लिए पीछे मुड़ा। शिल्पा बेटी ये, लेकिन शिल्पा वहाँ पर थी ही नहीं। गैरांग इधर उधर देखने लगा, पर उसे शिल्पा दिखी ही नहीं। लगता है जैसे घर से निकली थी वैसे ही घर में भी चली गई। ये आजकल के बच्चे, इससे पहले कि ये लड़की अपनी शादी से पहले कोई कांड कर बैठे, इसके माँ बाप को बताना होगा। कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। आज बहुत रात हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। इतना कहकर गैरांग अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर हल्दिया गांव के ही एक घर में दरवाज़ा खटखटाने की हल्की सी आवाज़ से एक महिला की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी होकर बाहर आई तो देखा कि कोई कंबल में लिपटा हुआ अंदर चला रहा था। उसने पास लगे बटन को दबाकर बल्ब जला दिया, जिससे उजाला पूरे आंगन में फैल गया। अचानक से हुई रोशनी से वो कंबल में लिपटा आदमी चौंक उठा और डर से इधर उधर देखने लगा।
गगन, इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? भाभी, वो क्या हुआ गगन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी भाभी की बात सुनकर गगन के माथे पर छलक आए पसीने को साफ किया और खुद को सामान्य करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, सोहन लाल के घर गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसकी भाभी देवकी गगन के व्यवहार से उलझन में पड़ गई। उसने बल्ब बंद किया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसे यकीन था कि जब वो गगन से बात कर रहे थे तब तो दरवाज़ा बंद था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उस स्याह अंधेरे में भी किसी की आकृति वो देख पा रहे थे। उसने फिर से बल्ब जलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली का बल्ब अपने आप ही जलने बुझने लगा। देवकी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वह हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगी। कुछ ही पल बाद घर का मेन दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। लाइट बल्ब भी जोर के धमाके के साथ फूट गए और एक बार फिर से पूरा घर अंधेरे के चपेट में चला गया। मगर इतनी आवाज़ों के बाद भी घर का कोई सदस्य नींद से नहीं जागा। देवकी को ये बात खटक रही थी। वहीं दूसरी ओर गैरांग ने घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि वो जब से आया था तब से उसकी पत्नी कुछ उदास उदास सी थी। सोने जाते समय उसने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है तीजा, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? जी वो मैं आपको बताने ही वाली थी, आज मैं तो क्या पूरा गांव ही शोक में डूबा हुआ है। पहलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ है। जो बात गैरांग की पत्नी ने बताई उसे सुनकर उसके बाद तो जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। उसका पूरा खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सरपंच की बेटी ने आज दोपहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो फिर वो कौन थे जो शमशान घाट के पास मिले थे और जिसे वो सरपंच के घर तक छोड़ आया था। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं। वहाँ गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहाँ जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी। सिर्फ
एक आदमी के आने जाने की जगह थी, साथ ही वहाँ अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रही थी, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुंचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था, जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेज़ी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहाँ मैं खड़ा था, तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल ज़ोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहाँ पर थर थर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ उस सफ़ेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफ़ेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है,
धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहाँ पर उसे एक काम मिला था। एक ज़मींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहाँ पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफ़ी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहाँ। खैर, वो काफ़ी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफ़ी चमक से रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था, जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। खैर,
वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, पुराने सोफे, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियाँ भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहाँ से दूर जा पहुँचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक ज़मींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।